गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट 5 में हमने डिग्रीज के बारे में जाना, हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव टू कंप्लीट डिग्री चेंजेस, है ना। तो हमने कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल के जरिए हमने कुछ समझा भी था। आज हम टुडे वी शैल टेक हाउ टू चेंज टू और टू दैट। ठीक है, अब आपके एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उस सेंटेंसेस को टू में चेंज करना है या फिर सो दैट में चेंज करना है। आपके ब्रैकेट में वो वर्ड दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सेंटेंस दे रहा हूँ, सीमा इज टू वे टू फाइट अदर। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, सीमा इज टू वे टू फाइट अदर्स। अब आपके ब्रैकेट में दे रखा होता है इस तरह का, सो दैट सेंटेंस दे रखा होगा। ये किस तरह से चेंज करना है देखिए आप। सो दैट, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सीमा का सीमा के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह जहाँ टू दे रखा है वहाँ हमें सो वर्ड यूज करना है। फिर एडजेक्टिव वर्ड का एडजेक्टिव वर्ड ही रहेगा। फिर ये जो टू दे रखा है, एक ये टू और एक ये टू, इस टू की जगह लिखना है दैट के बाद उस सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन वर्ड होता है, जैसे सीमा का प्रोनाउन वर्ड होगा यहाँ पे सी। उसके बाद हमें यहाँ देखना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो हमें दो वर्ड यूज करना है, कैन नॉट, कुड नॉट। यहाँ पे आएगा कैन नॉट। फिर आगे जो वर्ड्स है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट टू और अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस चेंज होगा। सीमा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट फाइट अदर्स। टू को हमने सो दैट में चेंज किया, उसी तरह से सो दैट को हम टू में चेंज करेंगे। देखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम was so poor that he could not purchase a car। अब ब्रैकेट में रखा है इसका टू। चेंज होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा वाज, हेल्पिंग वर्ब, टू की जगह ये टू लिखना है। फिर एडजेक्टिव वर्ड, फिर दैट की जगह नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला टू है वो, और आगे जितने ये वर्ड होते हैं सारे करते हैं, रिजल्ट हो जाते हैं। और देन जो हमारा मैन वर्ब और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब चेंज होता है। ठीक है, ये हमने चेंज किया सेंटेंस को टू में। राम वॉज टू पुअर टू परचेज अ कार। अंडरस्टूड। तो किस तरह से टू को सो दैट में और सो दैट को टू में चेंजेस होते हैं। इस तरह के एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं, जब इस तरह ब्रैकेट में दे रखा होगा इस सेंटेंस को टू में चेंज करना है या फिर सो दैट में। कुछ एग्जाम्पल और समझ से देखिए आप। माय मदर इज too tired to wash my clothes। देखिए सेंटेंस चेंज होगा। माय मदर इज सो टायर्ड दैट शी कांट wash my clothes। अंडरस्टूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है टू को किस तरह से हमने सो दैट में चेंज किया। तो देखिए ये सेंटेंस था, माय मदर इज टू टायर्ड टू वॉश माय क्लोथ्स, ये चेंज करना है हमें सो दैट में।
इस तरह से आपके बैकग्राउंड में एग्जाम में दे रखा होंगे वर्ड ब्रैकेट में सो दैट में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, माय मदर इज सो टायर्ड दैट शी कांट वॉश माय क्लोथ्स। अंडरस्टूड। देखिए फिर इनमें भी कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, देखिए कैसे चेंजेस होते हैं वो। मिस्टर शर्मा is very poor, full stop. He can't purchase a car. Ram is so weak that he can't fight others. देखिए मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए मिस्टर शर्मा इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कांट परचेज अ कार। इसमें आपको टू टू चेंज करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, राम इज सो वीक दैट ही कांट फाइट अदर्स। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस दोनों तरह सेम चेंज होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज होगा, मिस्टर शर्मा इज टू पुअर टू परचेज अ कार। और नेक्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज होगा, राम इज टू वेट टू फाइट अदर्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। सो दैट को टू टू में किससे चेंज करना है और टू टू सो दैट में किससे चेंज करना है। तो कुछ एक सेंटेंस इस टाइप के भी आते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, द मिल्क इज so hot that I can't drink it. देखिए ये सेंटेंसेस आपको कुछ अलग लग रहा होगा। द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। इस टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं तो देखिए जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन सेकंड सब्जेक्ट। इस टाइप के जब सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, टू टू का आपको ब्रैकेट में सेंटेंस दे रखा हो, कैसे चेंज करना है वो कैसे चेंज होता है किया। द मिल्क इज टू हॉट for me to drink it। देखिए ये जो सेंटेंस चेंज होते हैं किससे चेंज होते हैं, मैं देखिए ऊपर के सेंटेंस को नीचे के सेंटेंस देखिए कुछ आपको अलग नजर आ रहा होगा। जब भी दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वो सेंटेंस करके चेंज होते हैं। आपको सो की जगह टू लगाना है, हॉट एज इट इज जो एडजेक्टिव वर्ड था दैट के लिए। अब जो यहाँ पे दैट दे रखा है उस जगह आपको क्या करना है, फोर प्लस उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद आपको मतलब ये जो नेक्स्ट सेकंड जो टू था वो यहाँ यूज करना है। उसके आगे जो आपके मैन वर्ब और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो लास्ट में आपको यूज होगा। तो देखिए मैंने चेंज किया है, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। ये फॉर मी मैंने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई था, तो मैंने यहाँ फॉर मी चेंज किया है। और जो नेक्स्ट जो हमारा टू था वो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया मैंने, और आगे जो मैन वर्ब अदर वर्ड जो थे ऑब्जेक्ट जो था वो लास्ट में यूज किया है। तो जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट साथ आए तो इस तरह के सेंटेंसेस चेंजेस होते हैं। अंडरस्टूड। तो हमने आज सीखा टू टू को, सो दैट के सेंटेंस किस तरह से टू टू में चेंज होते हैं। ओके, क्लासेस ओवर। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे मेज़रमेंट, केमिस्ट्री में मापन और यूनिट्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था जो एसआई यूनिट्स और उनके डेरिव यूनिट्स हैं एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। दो प्रणाली व्युत्पन्न मात्रक की, एक एमकेएस और एक सीजीएस। तो हम उसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे घनत्व यानी कि डेंसिटी। जो डेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है? अगर हम ऐसा ही इसकी यूनिट में लें, डेंसिटी किसके बराबर होता है? डेंसिटी बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा ऐसा यूनिट में अगर हम डेंसिटी लें इन ऐसा यूनिट, तो ये भी मास किस में होगा? ऐसा यूनिट में, और वॉल्यूम भी किस में होगा? ऐसा यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो डेंसिटी का मास यूनिट में क्या है? मास को हम किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। और वॉल्यूम का किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब में। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ चाहो तो आप लिख। तो जिसमें हमको लेना है उनके हमको क्या लेना? अगर हमको एक हम ले रहे हैं एसआई में, तो दूसरे को भी हमको किस में लेना पड़ेगा? एसआई यूनिट में ही लेना पड़ेगा। अगर इसको आप सीजीएस में ले रहे हो तो आपको किस में लेना पड़ेगा? सीजीएस में ही लेना पड़ेगा। अगर सीजीएस में होगा तो वहाँ ग्राम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। ग्राम पर सेमी क्यूब हो जाएगा। अब हम दूसरा है अगर वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम जानते हैं वॉल्यूम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये है हमारे वॉल्यूम। अगर इसका एमकेएस में देखते हैं अपन, तो किस में होता है ये? एमकेएस में किस में होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो गया? मीटर क्यूब। किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब। अगर इसका सीजीएस में देखते हैं तो ये किस में हो गया? एमकेएस में। और अगर इसको सीजीएस में देखेंगे तो जैसे एमकेएस में उसका किस डेंसिटी का क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में क्या हो गया? ग्राम पर सेमी क्यूब। वैसे ही वॉल्यूम का एमकेएस में क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेमी इंटू सेमी इंटू सेमी, तीनों सेमी में, तो क्या हो जाएगा? सेमी क्यूब। फिर है चौथा जैसे टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर को हम तीन पैमानों में उसको करते हैं। डिग्री सेल्सियस फर्स्ट, जिसका मेज़रमेंट करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में। डिग्री फ़ारेनहाइट में, और थर्ड होता है केल्विन में। हम इसको तीन तरह से टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। डिग्री सेल्सियस आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो डिग्री सेल्सियस में आपको पता ही है कैसे इसको करते हैं। दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। इन दोनों में क्या संबंध है? अगर कोई चीज़ आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखी है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करनी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? 273 जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो हम क्या कर देंगे? 25 +
273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। अगर इसकी जगह 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो कितना कर देंगे 27 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है 273। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जैसे 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 273 माइनस करना पड़ेगा यानी 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 300 माइनस 273 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ये था केल्विन और सेल्सियस में क्या है एक संबंध रिलेशनशिप कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री। ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करोगे तो उसमें आपके काम आएगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं कि तो आप ध्यान रखना केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है। ये एक सूत्र है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये संबंध ध्यान रखना। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है। अगर आपको सेल्सियस में कोई दे रखा है उसको किस में बदलना है फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या संबंध है ये ध्यान रखना कि ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर एग्ज़ाम में आ जाए 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू ये आपके 25 प्लस 32। इसको जो कैलकुलेट करोगे वो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे फ़ारेनहाइट में। तो ये संबंध ध्यान रखना आप कि केल्विन को अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 जोड़ते हैं और अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये शायद आपने 10th में भी पढ़ रखा है। तो ये आपके हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इनको केवल एज ए न्यूमेरिकल में इसका हम यूज़ करेंगे। अब है कि कुछ जो है निम्न को मीटर में परिवर्तित कीजिए, एक राशि को दूसरी राशि में चेंज करना है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि निम्न को अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि इनको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है तो किसके इक्वल होता है 1 माइक्रोमीटर 10⁶ मीटर के इक्वल होता है। 1 गीगामीटर, गीगामीटर को किस में कन्वर्ट करना है गीगा मतलब होता है 9 तो 10⁹ मीटर, ये आपको याद रखने हैं। एक पिकोमीटर, ये आता ही रहता है पिकोमीटर, आपके बहुत आएगा पिकोमीटर। पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻, क्या आता है 12 मीटर। ये सारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। पिकोमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में या मीटर में दे रखा है तो उसको पिकोमीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। ये आपको थोड़े बहुत सिंपल सी मैंने बताए हैं कि अगर 1 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन 10⁻⁶ के बराबर था। 1 गीगामीटर को
चेंज करना मीटर में 10 की घात 9, 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, एक वही हो गया, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आपके थे कुछ कन्वर्शन कि हमको किसी भी एक राशि को यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में हमको कन्वर्ट करना होता है। दूसरा है 2-3 आपको मैं कोई जो है क्वांटिटीज़ हैं उनकी ऐसे यूनिट्स क्या हैं वो बता रही हूँ, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ। ये फिजिकल क्वांटिटी है आपके भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा है घनत्व, अभी आपने पढ़ा डेंसिटी। घनत्व किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा आपने किलोग्राम, ऐसा यूनिट क्या हो गई मीटर क्यूब या घन मीटर। फिर हैं जो आपके ज़्यादा काम आता है वो एनर्जी को हम जूल में करते हैं, ऊर्जा जूल JOULE जूल में करते हैं। 1 जूल होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, उसके न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। बल को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। फोर्स उसको हम किस में नापते हैं, न्यूटन। तो एनर्जी को हम किस में नापते हैं, जूल। जो 1 जूल होता है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। 1 न्यूटन मीटर इक्वल जिसको होता है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड S-2। न्यूटन को हम किस में नापते हैं, बल को हम किस में नापते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं। न्यूटन किसके बराबर हो गया, किलोग्राम पर सेकेंड। ये कुछ भौतिक राशियां हैं जिसको मैंने आपको समझाया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपके रासायनिक संयोग के नियम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन नियम। डाल्टन के बाद आवोगाद्रो रूल्स का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इससे पहले आपके रासायनिक संयोग के नियम हैं, वो इस साल आपके कोर्स 30% कम हो गया है, तो वो क्या हो गया है आपके कम हो गया है कोर्स में। अगर आपको पढ़ना है तो बहुत इजी है, तो मैं एक बार पढ़ा दूंगी, वैसे इजी है इसलिए आप पढ़ लेना, काम कभी आएंगे आपके। तो रसायन विज्ञान के नियम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। ये आपके कोर्स में नहीं है, रासायनिक अभी तक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हैं, लेकिन एज ए नॉलेज
क्योंकि इनको पढ़ने से आपको पता चलेगा, आगे हम कभी भी कुछ पढ़ते हैं तो इस लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट है आपके इसमें नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ क्या है आपके कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो लॉ है आपका वो है स्थिर संघटन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वापस बता दूंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रपोर्शन। थर्ड है आपके गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रपोर्शन। और फोर्थ है आपके व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये आपके फोर्थ हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और आपके फिर हैं गेलुसोक का पांचवा है गेलुसोक का गैस आयतन संबंधी नियम, गेलुसोक का नियम, लॉ ऑफ गेलुसोक। तो ये रासायनिक संयोग के आपके 4 रूल हैं, 5 रूल है सॉरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्थिर अनुपात का नियम, ये आपको मैंने अभी बताया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रपोर्शन, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेलुसोक का लॉ। ये आपके इस साल कोर्स में कट गए हैं, ये केवल आप इनके नाम याद रख लेना। फिर कल से हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स में हम डाल्टन का नियम। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे थे और लगभग सारी चीज़ें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देख ली थी। एक बार हम और देख लेते क्या है डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो पाथ लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली ट्रैवल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि कोई ये ए लोकेशन है और ये बी लोकेशन है, और ये आदमी जैसे कि यहाँ पर ए लोकेशन से बी लोकेशन पर उसको जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ पर आया, तो ये जो पाथ लेंथ उसने एक्चुअली ट्रैवल की, जैसे ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये जो पाथ लेंथ एक्चुअली उसने ट्रैवल की है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा हमारा जो वर्ड था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेट क्या था? तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है? जैसे ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आया, कौन सी पोजीशन है? इसे इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ये जो है वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये पाथ लेंथ जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करके जो बी पर आया है, इस पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और ये जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होता है हमेशा किससे लार्ज होता है, तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के गया, ये ऐसे, फिर यहाँ कोई सी पॉइंट था, सी पॉइंट से ये वापस कहाँ पर आया, बी पॉइंट पर, तो इतना ट्रैवल किया, यानी ये एक्चुअली पाथ उसने ट्रैवल किया। अब अगर ये शॉर्ट रास्ता को ढूंढेगा तो वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो भी कैसी है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से ये भी वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है। और जो अगर छोटा डिस्टेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, और ये यहाँ गया, तो ये जो वैल्यू आई, ये जो डिस्टेंस की वैल्यू आई वो भी क्या है, इस डिफरेंस से कैसी है, ज़्यादा है। अगर और छोटा करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कैसी है, इस डिफरेंस से ज़्यादा है। तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लार्ज होती है, किससे लार्ज होती है, डिस्प्लेसमेंट से लार्ज होती है, यानी डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो कुछ चीज़ें इसके रिलेटेड हमारी बाकी थी कि जैसे जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति यहाँ से बी पर जा रहा है तो वो यहाँ गया, यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ गया, यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए जो डिस्टेंस है उसके लिए हमेशा हमको क्या बताना पड़ता है, जैसे कि ए टू बी का कितना डिस्टेंस है, तो हमने बोला कि ए टू, अगर ए से आपको बी पर जाना है तो आपको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कौन सी क्वान्टिटी है, स्केलर क्वान्टिटी है। कौन सी क्वान्टिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको देखो कि अगर आपको ए टू बी जाना है और हमने अगर आपको बताया 10 किलोमीटर, कितना 10 किलो, कितना डिस्प्लेसमेंट है, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 10 किलोमीटर ऐसे भी हो सकता है, 10 किलोमीटर ऐसे भी हो सकता है, पर हमने आपको कहाँ पर बताया कि ये जो 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है वो किन दो पॉइंट के बीच का है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो सपोज ये डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो हमने मान लिया अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, ये कौन सी है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी, और जहाँ पर किसी भी क्वांटिटीज के अगर इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं, अगर वहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है हमारी, तो वो क्वांटिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब अगर ये ही अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर ए पे खड़ा है और उसको कहाँ पर जाना है, बी पर जाना है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल के अगर सीधा यहाँ से जाता है, सीधा ए टू बी जाता है, यानी इस वाले पाथ से, और ये पाथ की जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर। अब बताओ कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस उसका हम कितना ले लेंगे, 10 किलोमीटर। अब बताओ कि ए बी पर गया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लार्ज होता है या उसके बराबर होता है, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये ए टू बी है, तो ए टू बी ये डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, 10 किलोमीटर। तो दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, या तो बराबर रहेगी या डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, लार्ज होगा। और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से कैसी होगी, कम होगी। तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब
हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जो डिस्टेंस की वैल्यू है हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में ट्रेवल नहीं किया जाता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव कब होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी, कि जैसे कि ये वाला, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो कैसा है, पॉजिटिव है। पर अगर ये राइट साइड है, कौन सी साइड है, राइट साइड है, अगर वो लेफ्ट में जाता है इस पॉइंट से, तो अगर लेफ्ट में जाएगा तो हम जो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि राइट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट को हम हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक पॉइंट है बी ए और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है, अब ये वाला यही क्या है, डिस्टेंस है, और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब मोशन कौन सी लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, एक ही होंगे, यानी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अब ये वाली जो चीज है, ये वाली जो क्वांटिटी, इसको फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, तो ये वाली जो क्वांटिटी उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिमिलर यही है कि डिस्टेंस भी क्या है, बेसिकली लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बेसिकली लेंथ है। तो दोनों कैसे लेंथ है। अब लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, जो इसकी यूनिट होगी ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट जो होगी डिस्टेंस की, वो कौन सी हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट अगर लेंथ है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट कौन सी हो जाएगी, मीटर। ठीक है, अब इसके जो डायमेंशन होंगे वो डायमेंशन को क्या हो जाएंगे, तो डायमेंशन में m कितना आएगा, 0, ठीक है, L कितना आएगा 1 और T कितना आ जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा m0 L1 T0। ये किसके डायमेंशन होंगे, डिस्टेंस के डायमेंशन होंगे। तो सेम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यही है, यानी ये वाली क्वांटिटी कौन सी है, बेसिकली लेंथ, यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बेसिकली लेंथ है, और डिस्टेंस भी क्या है, बेसिकली लेंथ है। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर, और इसके भी डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, L1। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, सिमिलर है। बाकी सारी चीजें कैसी है, अलग अलग है, कि जैसे कि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही रहेगी, बाकी डिस्टेंस की वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, और हमेशा हमने देखा है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के कैसा होगा, बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अगर अपन हम क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है, और अगर डायरेक्शन राइट साइड है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा देखा था और अभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब हम नया टॉपिक, हमारा नया पॉइंट है जिसको हमको समझना है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो लास्ट की जो पिछली जो क्लासें हमने पढ़ी है उनमें हमने देखा था, उन क्लासों में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें क्या है, एक तरह का मोशन नहीं करती, कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में रेस्ट कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर है और अर्थ रोटेट कर रही है। अब अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, यानी हम रेस्ट कंडीशन में नहीं है। पर हमने एक डेफिनेशन बनाई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज करता है तो हम उसको बोलेंगे एट मोशन बोलेंगे। तो ये रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई एक आदमी है, ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस पर कोई आदमी सोया हुआ है, अर्थ की सरफेस पर कोई आदमी सोया हुआ है। अगर ये आदमी सोया हुआ है, हम ऑब्जर्वर है, हम कौन है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, हम ऑब्जर्वर है, हमने घड़ी में देखा कि रात के कितने बज रहे, 11 बज रहे।
ठीक है। अब ये आदमी सोया हुआ है, हमने 1 घंटे बाद देखा यानी 12 बजे देखा, तो 12 बजे भी ये आदमी कहाँ पर है, यहीं पर है। तो हमने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में। अब हमने हमारा जो स्टेटमेंट दिया कि ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन में, किन चीजों को देखा हमने, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमने बताया कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है। तो हमने देखा कि हमने जो ग्राउंड है, जो अर्थ की सरफेस है, उसको हमने क्या बनाया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। क्या बनाया हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने किसको बनाया, अर्थ की जो सरफेस है, ग्राउंड है, उसको हमने क्या बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, सुबह के 5 बज गए, ये अभी भी सोया कुंभकर्ण है इसलिए, ठीक है। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेफरेंस में, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने किसको बनाया, ग्राउंड को, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर इसने, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या चेंज हुई, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन में है कि 11 रात को 11 बजे से लगा के सुबह के 5 बजे तक ये ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व किया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? क्या मैंने पूछा आपको, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। डिस्टेंस कोई, अगर ये इसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की तो इसने किसी भी तरह का डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या, नहीं किया। अगर इसकी पोजीशन स्ट्रेट लाइन में अगर चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी इसने कोई चेंज नहीं हुआ। पर एक चीज़ यहाँ पर है जो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, जो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, और वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ अगर आपने देखी हो तो वो चीज़ है टाइम। क्या है, टाइम। तो यहां पर रेगुलर एक चीज चेंज हो रही है, ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, और वो चीज क्या है, टाइम। कि टाइम कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बज गए, यानी टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रुकता नहीं है। क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस अपना काम करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वो क्या है, टाइम, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि ये यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन नहीं हो सकती। यानी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी 2 पोजीशन नहीं होगी, हमेशा एक टाइम पर उसकी एक ही पोजीशन होगी। इस चीज को आपको दिमाग के अंदर बैठा के रखना है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट, ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, और ये लॉ क्या कहता है कि एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन नहीं होगी, नहीं होगी। कैसे? तो इसको समझने की कोशिश करो कि जैसे कि ये सुबह के 5 बजे हैं, सुबह के 5 बजे कोई आदमी है, ये यहाँ पर है, ये ए लोकेशन पर है। कहाँ पर है? ए लोकेशन पर है। हमने ऑब्जर्व किया कि सुबह के 5 बजे ये जो आदमी है वो कहाँ पर है? ए लोकेशन पर है। किसी ने हमको फोन करके बोला कि ये आदमी तो ए लोकेशन पर नहीं है, ये तो कहाँ पर है? बी लोकेशन पर है। किस टाइम पर? उसी टाइम पर, सुबह के 5 बजे जब हमने इसको देखा तो ये ए लोकेशन पर था, दूसरे व्यक्ति ने इसको कहाँ पर देखा? बी लोकेशन पर देखा। ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। या तो वो इंफॉर्मेशन कैसी दे रहा है? गलत दे रहा है। अगर वो इंफॉर्मेशन सही दे रहा है तो वो आदमी नहीं होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होगा। यानी एक ही टाइम पर एक ही व्यक्ति 2 जगह नहीं हो सकता, उसकी 2 पोजीशन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सर मैं मेरे दोस्तों को वीडियो कॉलिंग करता हूं तो मैं, मेरे पास में अगर कोई ऑब्जर्व आदमी खड़ा है तो मैं उसके लिए यहाँ पर हूँ और मेरे दोस्तों के लिए वहाँ पर हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो कॉलिंग में हाथ को ऐसे हिलाया तो सेम टाइम पर हाथ हिलता हुआ मेरे पास वाले को भी दिखेगा, और जो मेरे फोन में मेरे दोस्त दिख रहा है उसको भी दिखेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, टाइम का हमेशा डिफरेंस रहता है। वो टाइम इतना छोटा होता है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, या उसको हम सेंस नहीं कर पाते। कि जैसे कि अगर आपने आपके दोस्तों को वीडियो कॉलिंग किया, आप यहाँ पर अपने दोस्तों को वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, आपने अपने दोस्त को हाई किया, हाथ हिलाया, तो उस ऑब्जर्वर ने देखा भी 5:03 पर, कितने बज के 5 मिनट के 3 मिनट, और ये मान लिया अपन ने 30 सेकेंड पर देखा।
देखा, कितना 5:03 और 30 सेकंड पर आपने हाथ हिलाया और इस ऑब्जर्वर ने आपको देखा। अब जैसे आपने हाथ हिलाया, आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है आपका, वो भी आपको देख रहा है, तो इसने 5:03 और 30 सेकंड पर हाथ हिलाते हुए देखा। सेम टाइम पर ये नहीं देखेगा, सेम टाइम पर नहीं देखेगा। इसके देखने का टाइम और इसके देखने का टाइम हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम जब वीडियो कॉलिंग भी करते हैं तो साथ में जो हमारे खड़ा है वो हमको ऑब्जर्व करता है, सामने वाला जो फ्रेंड है जिससे हम वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं वो भी हमको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब उसने हाथ हिलाया तो जिस टाइम पर पास वाले ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करेगा, जिस टाइम पर उसको हाथ हिलाता हुआ दिखाई देगा, सामने वाले व्यक्ति को उसी टाइम पर दिखाई नहीं देगा। उन दोनों के बीच में कोई न कोई टाइम डिफरेंस जरूर होगा, चाहे वो टाइम डिफरेंस 0.001 सेकेंड का हो या वो डिफरेंस 0.01 का हो, कुछ भी हो, पर टाइम डिफरेंस जरूर होगा। एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके आगे हम जो हमको पढ़ना है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किया था और उसमें सेल ऑर्गेनल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जितने भी थे उसमें लगभग तो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया हमने, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया और आपका राइबोसोम्स भी पढ़ लिया था हमने। इसके बाद जो आपके माइक्रो बॉडीज होती है, जैसे स्पेरोसोम है, ग्लायोक्सिसोम है, परऑक्सिसोम है, ये क्या होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्पेरोसोम और ग्लायोक्सिसोम के बारे में पढ़ा था हमने कि प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, और परऑक्सिसम्स के बारे में देखा था कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और फंक्शंस क्या होता है इनका ये भी देख लिया था। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका परऑक्सिसोम, क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कैटालेस के बारे में पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेज के बारे में पढ़ा था। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ये, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या, अमोनिया से हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। तो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं परऑक्सिसम्स के अंदर, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर क्या करें, कन्वर्ट करें। इसके बाद जो आपका सेल ऑर्गेनल आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपने हमेशा इसके बारे में जनरल बेसिक स्टडी में पढ़ा ही होगा, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आप जानते भी हो। तो आपका जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते भी हो, और इसको कहा क्या जाता है वो भी आप जानते हो कि इसको जनरली वे में हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ये ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री की बात है तो राइबोसोम्स, तो पावर हाउस की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन है एटीपी सिंथेसिस करता है ये। और ये करता कैसे, तो ये जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि एटीपी फॉर्मेशन करता कैसे। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये है क्या, एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। कोलिकर करके जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। कहाँ पे डिस्कवर्ड किया था, इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट, इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है उसके अंदर क्या किया था इन्होंने, इसको डिस्कवर किया था। आपको पता हो फ्लाइट मसल सेल्स क्या होगी, उसके जो विंग्स होंगे जो उड़ने के लिए काम आते हैं, जो उड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है मसल सेल्स, उनके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने डिस्कवरी कहाँ की थी इसकी, तो फ्लाइट मसल सेल्स के अंदर की थी, किसके, इंसेक्ट के। किसने किया था, कोलिकर ने। अब ये ध्यान रखना है। अब इसको डिफरेंट टाइप्स की टर्म दी गई थी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो था इसको माइटोकॉन्ड्रिया ने करके इसको अलग अलग टर्म्स में डिनोट किया जाता था। तो किसने क्या कहा था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो टर्म फिला, इसको फिला भी कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो टर्म फिला गिवन बाय फ्लेमिंग करके जो साइंटिस्ट थे इसने इसको क्या टर्म दी थी, फिला। इसको क्या कहा था इन्होंने, फिला कहा था।
इसके बाद है टर्म बायोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हो आप, बायोप्लास्ट भी कह सकते हो। तो ये बायोप्लास्ट टर्म किसने दी थी, तो गिवन बाय आल्टमैन। आल्टमैन करके जो साइंटिस्ट थे इसने इसको क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था। इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, मतलब ये टर्म किसने दी थी कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा, मतलब इन्होंने डिस्कवरी की थी लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। फिर इसको क्या कहा गया, फिला कहा गया। फिला किसने कहा था, फ्लेमिंग ने। मतलब इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाना चाहता, इसको फिला के नाम से भी जाना चाहता है। मतलब आपको कभी फिला के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए फिला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसके बाद बायोप्लास्ट टर्म किसने दी थी, आल्टमैन ने दी थी। इसके बाद आता है आपके टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, मतलब इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था आपके सी बेंडा ने। सी बेंडा करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको, ध्यान रखने मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। कोलिकर के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इनके इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है उसके अंदर इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद इसको फिला किसने कहा था, तो फिला टर्म इसको दी थी फ्लेमिंग ने। इसके बाद इसको बायोप्लास्ट कहा गया था बाय आल्टमैन। और फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी किसने थी, तो वो सी बेंडा करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, उसी के नाम से हम आज इसको जानते हैं। लेकिन आपको ये दो टर्म्स भी ध्यान रखनी है, बायोप्लास्ट और फिला। क्यों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए बायोप्लास्ट के बारे में तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, बायोप्लास्ट है क्या, आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, इट इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्या होता है ये, इट इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं, तो इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसलिए कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर उसका खुद का सेल्फ क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। खुद का सेल्फ, अपन सेल की बात नहीं कर रहे, सेल के अंदर तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मतलब एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए तो होगा ही। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए तो होगा ही, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन इस सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, उसका सेल्फ डीएनए होता है, सर्कुलर होता है लेकिन सेल्फ डीएनए होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये क्या है कि उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, सेल्फ उसका, और राइबोसोम भी होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। अब रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है कि अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये सेल्फ अपनी कॉपी खुद बना सकता है, ऐसा सेल ऑर्गेनल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। क्वेश्चन इससे जरूर बनता है कि इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर अपना खुद का क्या होता है, सेल्फ डीएनए और उसका राइबोसोम्स होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बिकॉज it have circular या it have on circular DNA and ribosomes। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए होता है लेकिन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए के बारे में भी देखेंगे, प्लाज्मिड के बारे में जब हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कहा जाता है उसको, ये क्या होता है। लेकिन ये जब आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर, और इसके अंदर खुद के क्या होते हैं, सेल्फ राइबोसोम्स होते हैं। उस सेल ऑर्गेनल के अंदर, सेल के अंदर बात नहीं कर रहे अपने, सेल के अंदर तो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर खुद का क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट। अब ये क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, और सेल्फ रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, ये अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि ये सेम खुद की कॉपी बना सकता है और उसका खुद का अपना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये ध्यान रखना है, ये पहला ऑर्गेनल है जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये सेल के अंदर कैसे पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये वेरी करता है, और वेरी क्यों करता है, तो डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे या कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है क्या, मतलब वो सेल किस प्रकार का फंक्शन करती है, मतलब किस टाइप का फंक्शंस करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी उस सेल्स की, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट क्या उसकी ज्यादा है। तो वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे कि नंबर कितने होंगे, पर सेल नंबर कितने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देख लेते हैं हम किसके अंदर कितने पाए जाते हैं। तो वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ये क्या है, पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा होता है, तो ये है आपके एग्जांपल इसमें क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्या, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, तो वन माइटोकॉन्ड्रिया होता है पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल में ऊपर लिख देता हूँ ताकि कटे नहीं आपके। तो नेक्स्ट आपके एग्जांपल हो जाएगा इसके अंदर ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। एक सेल के अंदर कितने, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो उसका एग्जांपल आपका फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है उसके अंदर पर सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 5 लाख। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो आपको पूछे तो याद रखना है आपको 5 लाख होते हैं। और 5 लाख क्यों होते हैं, उसका रीजन ये है कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, ये उड़ने के काम आते हैं। मतलब ये उड़ने के, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया उड़ने के काम नहीं आते, उसके विंग्स का फंक्शंस क्या होता है, फ्लाइंग करना। और आपको पता हो कि इंसेक्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा तेज फ्लाइंग करता है। तो इतनी ज्यादा तेज दौड़ने के लिए क्या चाहिए उसको, एनर्जी भी चाहिए, इतनी ज़्यादा एटीपी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी उनको, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट क्या होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया इन पर सेल। 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो एक सेल के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब क्या, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, और वो होता है आपके जाइंट अमीबा। इसके अंदर कितने होते हैं, 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बेसिक उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे वो है आपके। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जैसे इसकी डिस्कवरी की थी किसने, कोलिकर ने की थी इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इसके बाद था टर्म फिला गिवन बाय फ्लेमिंग। इसके बाद इसको बायोप्लास्ट किसने कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, बायोप्लास्ट इसको कहने वाले थे आल्टमैन। इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो सी बेंडा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। और फर्स्ट आपका हो जाता है कोलिकर। इसके बाद आपको ये दो टर्म भी ध्यान रखनी है, फिला और बायोप्लास्ट, ये आपके लिए 11वीं क्लास में ऐड होती है। इसके बाद इट इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब खुद का सेल्फ सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम्स होते हैं। सेल के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके खुद के भी क्या होता है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है। और रेप्लिकेट टर्म क्या होती है आपके लिए नहीं हो जाती है। तो रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनल या फिर कोई भी समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है वो खुद की कॉपी बना सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे डीएनए होता है आपका जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है आपका,
वो खुद की कॉपी बना सकता है, मतलब दूसरी कॉपी सेम टू सेम क्या करेगा, वापस कॉपी करके बना सकता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब डीएनए क्या करेगा, अपनी स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा। मतलब ये दो स्ट्रैंड क्या हो जाती है, पहले सेपरेट हो जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रैंड है ये क्या करेगी, दूसरी स्ट्रैंड बना लेगी, और ये वाली स्ट्रैंड जो होगी वो भी क्या कर लेगी, अपने सामने दूसरी स्ट्रैंड बना लेगी। मतलब इसने क्या किया, सेल्फ रेप्लिकेट किया। वैसे वैसे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसका रीजन ये है कि उसके अंदर क्या होता है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब वो किस प्रकार से फंक्शंस करता है या किस टाइप का फंक्शन करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे। मतलब आपकी सेल जो होती है वो किस टाइप का फंक्शन कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे। जैसे मैं बता दूं आपको कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसके पर सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको एग्जांपल याद रखने, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद देख लेते हैं हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है पर सेल के अंदर, और वो किसके अंदर होते हैं, फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको इंसेक्ट पता हो तो इंसेक्ट क्या करती है, फ्लाई करती है। क्या करती है, फ्लाई करती है। और आपको बताओ फ्लाई करने के लिए क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो बनाने का काम कौन करता है, आपके अंदर पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। मतलब ये एटीपी बनाता है। अब ये एटीपी बनाता है तो यहाँ पे उड़ने के लिए चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है आपका 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया इन जाइंट अमीबा। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके अंदर ऑप्शन दे दिया जाए आपको जाइंट अमीबा, तो आप समझ नहीं पाते हो कि इसके अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे या नहीं होंगे। आप टिक अलग ही करोगे, जैसे कोई ह्यूमन बींग का नाम दे दिया वगैरह। क्यों, उसका रीजन ये कि हम अमीबा को क्या समझते हैं, एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म समझते हैं, और यहाँ पे हम क्या समझेंगे, इसके अंदर इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकते। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी पर सेल के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद जो आता है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पार्ट नंबर 3 है, एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे थे हम लोग। उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, 3 तक हम लोग कर चुके हैं। 4th में एक स्पेशल चीज़ थी, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जो मेथड है सॉल्व करने का वो तो वही रहेगा। तो देख लीजिए इसको, साथ के साथ ये जो क्वेश्चंस है उनके साथ में ही आपको मैं नंबर लाइन पर शो करना भी बता दूंगी कि नंबर लाइन पर कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 - 5। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू, इसी को मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, इसी स्टेप को। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस अपॉन में 1, 6/1 6, 6 × 5 30, क्या हो जाएगा 5 - 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 - 2x मल्टीप्लाई विद 6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 मल्टीप्लाई विद 3। नाउ सॉल्व करेंगे, 6 5 = 30 माइनस 6 2 = 12 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 3x माइनस 3 3 = 9 90। नाउ चाहे तो इधर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 12x माइनस 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 90 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 120, ये बन जाएगा माइनस 15x। अब क्या होगा, जैसे माइनस 15x है तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन जो है वो बदल जाता है। अगर दोनों साइड अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इट वुड बी 15x और 120, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो है वो बदल जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, और आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा 120 अपॉन
50, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। तो x का जो आपका आंसर आया, अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से नंबर से, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स आपको रियल नंबर्स लेने हैं। तो x इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। अब इसमें 8 भी इंक्लूड हो गया है, तो 8 से बड़े वाले सारे नंबर्स, तो 8, 9, 10, तो 8 खुद भी आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। तो योर x इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12 अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा ये काम। तो अब इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं या तो फिर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है, जब भी हम सेट लिखते हैं, सेट की फॉर्म में लिखा जाता है फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पर ये साइन लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब x जो है वो इस पर्टिकुलर सेट में निहित है, उसमें विद्यमान है, इससे बिलोंग करता है, ठीक है, इसके बीच का कोई नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8, 9, 10, 11, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट इज द 8, लास्ट पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट अप टू द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो चलो ये क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट कौन सा बनाना है, अब देखो जब भी हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट जो होते हैं, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। तब यहाँ पे फर्क क्या है, ओपन में क्या होता है कि ये बताता है उनके बीच के, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट के बीच के नंबर्स को बताता है, बिटवीन नंबर्स को। और यहाँ पर क्या होता है कि क्लोज इंटरवल जब कहा जाता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 5 and 8, तो इसका मतलब 5 और 8 के बीच के नंबर्स तो आ ही रहे हैं, साथ साथ 5 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब दिस इज द क्लोज इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल। इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 भी आ रहा है और इनके इसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा, देखो जिसके पास क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये 5 खुद भी आ रहा है और इससे बड़ा वाला नंबर भी आ रहा है, और 8 इसकी यहाँ क्लोज इंटरवल, तो मतलब 8 नहीं आ रहा है, इसके पहले के सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो लास्ट फिनिशिंग लाइन हो जाएगी 8 से जो छोटे हैं, 7.9, 7.8, 7.7, 8 से छोटे वाले। तो क्या कुल मिला के 8 इसमें नहीं आ रहा है और 5 आ रहा है, उसके बीच के नंबर्स भी आ रहे हैं। ऐसा रिवर्स होता तो इसका मतलब, रिवर्स अगर ये चीज़ होती तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब जिसके पास क्लोज इंटरवल, मतलब वो खुद तो आएगा ही और उसके आसपास वाले भी आएंगे। तो 8 आएगा, 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन सिंस ये सेट है तो इनके बीच का डिफरेंस भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि 8 आ रहा है और 8 से बड़े सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द 8, इनफाइनाइट इज द लास्ट पॉइंट। तब यहाँ पर क्या है, 8 जो है, 8 खुद भी इंक्लूड हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और इन्फिनिटी जो है वो खुद इंक्लूड नहीं हो रही, हम उसके बीच के डिफरेंस को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे विच इज ओपन इंटरवल। तो दिस इज द करेक्ट। अगर 8 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज, और जो जिस नंबर को उसमें सेट में इंक्लूड करना है उसके लिए क्लोज इंटरवल, और अगर नहीं करना है तो हम सिर्फ बीच वाले नंबर्स को ले रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, जिसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल। इसको चाहे तो एक ऑप्शन ये भी है, नहीं बट यही ठीक है। रीज़न, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं 9 इनफाइनाइट, तो इसमें जो 8 से थोड़े जो बड़े नंबर्स हैं, 8.1, 8.2, 8.3, वो सारे मिस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 9.1, 9.2, 9.3 आएंगे, बट ये वाले नंबर्स तो सिर्फ इसमें इंक्लूड हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर 8 खुद भी इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर दिस अगर इसको नंबर लाइन पर शो करना होता तो वही सेम रहता कि 8 से बड़े 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 8 से बड़े 9, 10, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है,
इसमें 8 भी आ गया और 8 से सारे बड़े भी आ गए। आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, आपका नंबर लाइन पर शो करना है। मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, जैसे 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 अपॉन 4, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन के ऊपर आपको ग्राफ शो करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है वो डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एज इट इज वही रहेगा 0 1 2 3। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा नंबर लाइन पर शो करने का। यहाँ पर आ जाएंगे सारे -1 -2 -3। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा इजी इक्वेशंस है जो पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, देख लो, बहुत इजी है, एक बार समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप लोग ऑटोमेटिकली कर लोगे। द मार्क्स ऑफ, आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उससे चेक करना है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप उसमें टैली करना। द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively। कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि क्लास 11th का कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन जो रहता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन, उसमें कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने एग्जामिनेशन, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। इन फर्स्ट एग्जाम, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड एग्जाम, कितना है 62 और सेकंड एग्जाम में 48 मिले हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम एंड टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर देखो, द क्वेश्चन इज लाइक फर्स्ट एग्जामिनेशन सेकंड एग्जामिनेशन दोनों के मार्क्स दे रखे हैं और ओवरऑल एवरेज बता दिया है कि एवरेज एटलीस्ट 60 हो। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहली चीज कि दोनों के मार्क्स पता है। अब ये पूछ रहा है कि एनुअल एग्जाम में मिनिमम हमको कितने या फिर उस स्टूडेंट को कितने मार्क्स रिक्वायर करने की जरूरत है, मिनिमम उसके कितने मार्क्स आए, कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए कि उसका एवरेज कम से कम 60 तो आ ही जाए। कम से कम 60 का मतलब 60 आते तो ठीक है, मतलब कम से कम 60 तो आ ही जाए, 60 से ज्यादा आ गए तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 60 तो आने ही चाहिए। तो उसका जो एवरेज बन रहा है एटलीस्ट 60 तो होना ही चाहिए। 60 एटलीस्ट का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 60, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एटलीस्ट 60 मतलब न्यूनतम, कम से कम 60 तो आनी चाहिए। इसका मतलब एवरेज या तो 60 आए या फिर 60 से ज्यादा है, लेकिन दिस इज द लिमिट कि 60 से कम नहीं आनी चाहिए, 60 से ज्यादा आए तो चलेगा और 60 आए तो चलेगा। तो एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब आपको पता करना है कि जो एनुअल एग्जाम में जो उसने मार्किंग लिया है कम से कम कितना मार्किंग आए कि एवरेज कम से कम 60 आए। तो एनुअल एग्जाम में मान लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, x मार्क्स आए, तो एवरेज क्या बनता है, एवरेज इज इक्वल टू 62 प्लस 48 प्लस एनुअल एग्जाम अपॉन कितने एग्जाम हुए हैं। यही एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट अपॉन जैसे कह सकते हैं, हाँ ये होता है सम ऑफ डिजिट्स और ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर सम ऑफ अमाउंट और ये होता है नंबर ऑफ अमाउंट, कि कितनी राशियां अपने है उनका सम करो अपॉन कितना है 1 2 3,
उन सब का टोटल। कितने 3 है, एवरेज आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब यहाँ पे एवरेज का वैल्यू है मिनिमम कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम x का वैल्यू ले आएंगे, x का वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आपका बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 70। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब देखो समझने के लिए समझ सकते हैं कि मिनिमम है तो मिनिमम 70, तो उसकी तरफ लेस वाला निशान होगा, तो 70 की तरफ लेस, तो मिनिमम 70 मार्क्स उसको एनुअल एग्जाम में लाने ही पड़ेंगे, तब जा करके वो एवरेज एटलीस्ट 60 पर बैठा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।